दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए संपूर्ण हम लोग यूथ कंपटीशन का एक बुक आया हुआ है, संपूर्ण अध्ययनवार सॉल्व पेपर। इसी का आज हम लोग करेंगे। आज इसमें हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसका भाग 2 में कंप्यूटर शुरू होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर का सारा चीज़ देख सकते हैं। कंप्यूटर सूचना और तकनीकी इतिहास, परिचय, इंटरनेट, जितना आपका लेखपाल में आपका जितना भी आपका सिलेबस है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को लेकर, वो सब इसमें बताया गया है। इसी का आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंप्लीट कर पाए, तो उतना तो 3 घंटा में जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। इसमें अभी तक जितना भी आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितना भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, वो सभी को इसमें बताया गया है और भी अदर का। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई एएलयू क्या करती है? जो कंप्यूटर सिस्टम में उसमें एएलयू क्या करती है? तो एएलयू क्या करती है? अंकगणित और बुलियन लॉजिक गणना करती है। परफॉर्म अर्थमेटिक कर बुलियन लॉजिक कैलकुलेशन करती है। एएलयू क्या करती है? एएलयू कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित एएलयू क्या करती है? तो अंकगणित और बुलियन लॉजिक की गणना करती है। अंकगणित तर्क इकाई एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यूनिट अंकगणित गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और बुलियन लॉजिक गणनाएं जैसे एंड और नॉट आदि करती है। एएलयू प्रोसेसर का वह घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और यह सीपीयू के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन है आप इसको देख सकते हैं। सही मिलान क्या है? तो जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। जॉन वॉन न्यूमैन कौन है? तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है। जैक किल्बी के पास क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है। टिम बर्नर ली के पास वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी दिया था, जबकि एलन ट्यूरिंग ने अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। फिर से एक बार देखिए क्या बोल रहा है। जॉन वॉन न्यूमैन कौन है? तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर है। जैक किल्बी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है इसके पास। और टिम बर्नर ली के पास वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी था और एलन ट्यूरिंग के पास अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम में जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया था? 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम ने जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया था? तो वो भाषा थी आपका फोर्टॉन थी। 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम ने बैकस और उसकी टीम ने फोर्टॉन प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया था। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया उच्च स्तरीय भाषा है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो 16 है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो 16 है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली अध्याय 16 यह ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रतीक का प्रयोग करते हैं? तो 16 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हेक्साडेसिमल दर्शाने के लिए 0 से 9 तक अंका और ए से एफ तक अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसमें A10, B11, C12, D13, E14, F15 का प्रयोग करता है। पहला दूरसंचार उपकरण कौन था? पहला दूरसंचार उपकरण कौन था? तो टेलीग्राफ था। भारत में डाक और दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत होती है। 1850 में पहली बार तार टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कलकत्ता के बाद शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुआ था? टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कलकत्ता के बाद शुरू हुई थी। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोल दिया गया और डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। और 1881 को देश में पहली बार औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई थी। कंप्यूटर के संबंध में पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है पोस्ट का मतलब क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, यह एक प्रकार का शुरुआती प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर अन्य डिजिटल डिवाइसों को चालू होने की होती है। पोस्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर उसे मेमोरी, प्रोसेस, ग्राफिक कार्ड और अन्य कंपोनेंट को सही ढंग से काम करे या नहीं। पोस्ट के दौरान समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड प्रदर्शित करता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था? तो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में इंडियन स्ट्रैटेजिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में किया गया था। वर्ष 1952 में कंप्यूटरों की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता से की गई थी। यह ISI की स्थापना के होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का था। भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। डेटा का बैकअप न होने पर डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या होता है? डेटा का संभावित बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या होता है? डेटा की हानि होना। अगर बैकअप नहीं है तो डेटा की हानि ही होगी। डेटा का बैकअप लेना मतलब होता है अपने जरूरी डेटा को एक प्रतिलिपि कॉपी किसी अन्य स्थान जैसे हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज आदि पर सुरक्षित रखना, ताकि अलग मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। फिर आता है यदि बैकअप नहीं लिया जाए तो क्या होगा? कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, हार्ड डिस्क खराब हो गई, वायरस अटैक हो जाए या गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए तो उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए लॉस कहलाता है। इसलिए बैकअप ना रखने लेने में से बड़ा और संभावित परिणाम डेटा हानि का है। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर की कार्य पद्धति का कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर का कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पे कार्य करता है। कंप्यूटर एक गणितीय गणना करता है। कंप्यूटर में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो वो परम था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। सन 1991 में सीडेक द्वारा बनाया गया। आदित्य भारत मौसम विभाग स्थान पुणे द्वारा इसे बनाया गया सुपर कंप्यूटर था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? दूसरी पीढ़ी कब देखी गई थी? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब देखी गई? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 के दौरान देखी गई थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत वाली ट्रांजिस्टर डिवाइस का उपयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार विलियम शेक्सली, जॉन बिडन और वाटर ग्रेटर ने किया था। वर्ष के तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश का प्रयोग शुरू हुआ था, तो वो हुआ था 1965 से 71 तक। डैश वर्ष में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू होता है तो 1965 से 71 तक में होता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग 1965 से 71 के दौरान हुआ और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ या IC का इस्तेमाल किया गया था। फिर आता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटरिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 के विश्लेषण इंजन एनालिटिकल इंजन का विधारणा के बाद कंप्यूटरिंग का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणित तर्क इकाई ALU, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन को विश्व का पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट डिजिटल फॉर्म को परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है? तो वह हाइब्रिड कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः संबंध है? तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है और उसका उपयोग द्विधारी संख्या प्रणाली को उपयोग करके एकमात्र जानकारी संशोधित करना होता है, तो वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर है। क्या कह रहा है कि डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है जिसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी संशोधित करने के लिए करते थे। किसका करते हैं? तो ये किसका करते हैं? ये हम लोग करते हैं डिजिटल कंप्यूटर का। किसका करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली में उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। 1943 में JW बेचोली और जेम्स प्रिस्टर्ट इकार्ट ने बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए पहले कंप्यूटर को क्या कहा था? तो एनिक कहा था। क्या कहा था?
एनिक कहा था? एनिक कंप्यूटर डॉक्टर J.W. मार्चरी, जे प्रिपस इकट, जॉन वेल्किन मार्चरी और जे प्रिपस हैकेट के द्वारा बनाया गया यांत्रिक हिस्सों का बनाया गया पहला कंप्यूटर था। क्या? पहला कंप्यूटर था। एनिक क्या था? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंपोनेंट। 1943 में इस परियोजना की शुरुआत करने के लिए एक अधिकार प्राप्त था। यह प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना के अनुदान प्रदान किया गया और 1946 में यह आविष्कार पूरा हुआ था। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? कंप्यूटर की मूल भाषा मशीन लेवल लैंग्वेज है, मशीनी स्तर की भाषा है। कंप्यूटर की मूल भाषा मशीनी भाषा मैकेनिकल लैंग्वेज है। इसे कोड और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे निचले स्तर की भाषा के रूप में जाना जाता है और यह केवल 0 और 1 अंकों का ही प्रयोग कर निर्मित श्रृंखलाओं का की जाती है। अब ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, कौन सा? स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया। यह आप सबसे पहले निम्नलिखित किसके द्वारा अग्रदूत द्वारा व्यक्त किया गया? किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तावित की थी। इसे जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर के प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। यह आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। स्टैंडर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तावित की थी। इसे जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है और यह आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। फिर आता कंप्यूटर की कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? तो कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है। इसे 5वीं पीढ़ी में बने कंप्यूटर को लॉजिक प्रोग्रामिंग और मैन्युअली पैरेलल कंप्यूटिंग में मदद से बनाया गया है। कंप्यूटर की यह पीढ़ी समानांतर प्रोग्रामिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। फिर आता है पहले यांत्रिक कंप्यूटर को डैश भी कहा जाता है, तो पास्कल लाइन कहते हैं। पहले यांत्रिक कंप्यूटर को डैश भी कहा जाता है। क्या कहते थे? उसे पास्कल लाइन कहते थे। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कल लाइन कहा जाता था, जो 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया। यह डिवाइस अंकगणित कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की डैश पीढ़ी में किया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में करते हैं। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की डैश पीढ़ी में किया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में किए थे असेंबली लाइन का। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में 1956 और 1964 ईस्वी तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और जिसका विकास विल्सन शॉकली ने 1947 में किया था। इसे असेंबली भाषा का उपयोग किया गया और इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा। वर्तमान 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा को GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर एक प्रकार नहीं है? तो डिजिटल है, हाइब्रिड है और एनालॉग है। रिमोट कोई कंप्यूटर नहीं होता है। दी गए विकल्पों में एनालॉग कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधनों के बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के उपयोग के उदाहरण के लिए विद्युत गृह में देखा जाता है, जहाँ पे तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग का उपकरण करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 कंप्यूटर के तकनीकी प्रयोग करता है और अन्य तरीकों की तुलना में यह तकनीकी तीव्र गति में वृद्धि शुद्ध परिणाम देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह से कंप्यूटर में कार्य करने में सक्षम होते हैं। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में उन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिक इंजन के विकसित किया और इसे आधुनिक कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को डैश के प्रयोग किया जाता है तो निवित निवालिका वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। पहली पीढ़ी कंप्यूटर को डैश का प्रयोग किया जाता था तो निर्वात नालिकाएं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एनिनेक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण क्या क्या थे? निर्वात नालिका का प्रयोग करना, पंचकार्ड पर आधारित होना, संग्राहक में चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करना था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी
तो परिपथ ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो प्राथमिक ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। यह सस्ता और बिजली में कम खपत करता था और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय तेज था। यह दूसरी कंप्यूटर पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी? तो परिपथ ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। यह सस्ता और बिजली का कम खपत करता था और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान डैश द्वारा स्थापित किया गया था। पुणे के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इसे सुपर कंप्यूटर के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC क्षमता 6.8 पेटा फ्लॉप था, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता था। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था? तो वो प्रत्यूष था। निम्नलिखित में से कौन सा 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था? तो वो प्रत्यूष था। प्रश्न, प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, जिसे प्रत्यूष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट नोएडा के सफल होने पर सुपर कंप्यूटर था। यह जनवरी 2018 में स्थापित किया गया भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप श्रेणी का सुपर कंप्यूटर था। यह 6.8 मेटाफ्लॉप की गति की गणना करने में सक्षम था। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि था, जिसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर मुख्यालय में स्थापित किया गया था। कौन इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता था? तो वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करके डेटा को संरक्षित करता है, प्रोसेस के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है और जब भी आवश्यकता हो डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वह एक अंग्रेजी गणितज्ञ, दार्शनिक आविष्कार और यांत्रिक इंजीनियर थे। उन्होंने 19वीं सदी में सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर और एनालिटिक इंजन की कल्पना करके डिजाइन किया था। फिर आता कंप्यूटर बनाने वाला पहले विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किया था। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किसने किया था? तो वो किया था आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय ने किया था। कौन किया था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किसने किया था? ये किया था आपका आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय ने। आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय जॉन विस्टन एंटरसॉफ ऑफ क्या लिखा है? आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विस्टन एंटरसॉफ और उसके छात्रों ने क्लिफोर्ड बेरी द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसे एंटरसॉफ बेरी कंप्यूटर ABC कहा जाता है, एंटरसॉफ बेरी कंप्यूटर ABC कहा जाता था, 1937 से 42 के बीच बनाया गया। यह पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल थी और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में इसका योगदान ऐतिहासिक साबित होता है। कौन था ये? आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय था। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए सीधा आंसर देखते हैं इसका। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर कौन सा है? अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर वजन 70 पाउंड और आयतन 1 घन मीटर होता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का AGC क्या था? अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC, इसका वजन 70 पाउंड और आयतन 1 घन फुट था। फिर आता अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता कितनी थी? तो 64 KB डाटा स्टोर कर सकता था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता कितनी थी? तो 64 KB डेटा स्टोर कर सकता था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की प्रसंस्करण क्षमता कितनी थी? तो आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बीट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की प्रसंस्करण शक्ति कितना था? तो आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बीट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जा सकता था। फिर आता आधुनिक कंप्यूटर क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता था और कार्य, गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग कार्यों के लिए सक्षम था। फिर आता है आपका डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? डिजिटल रूप से
सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं लैपटॉप का। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो लैपटॉप का करते हैं। डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने का अर्थ है कि जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करना, जिसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपयोगों में पढ़ा, बदला और साझा किया जा सकता है। कम पाठ्य पुस्तक देखा जाए एक भौतिक फिजिकल वस्तु है, इसमें सूचना छिपी हुई होती है, ना कि डिजिटल रूप में संग्रहित होती है। टाइपराइटर या एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कागज पर अक्षर छापता है, इसमें भी डिजिटल डेटा संग्रह नहीं होता है। फिर आता है आपका कीबोर्ड। क्या यह जानकारी को अस्थायी रूप से हाथ लिखी होती है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, हमसे पूछेगा कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो डेटा का भंडारण करना, प्रसंस्करण करना, पुनरावृत्ति करना, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और रिलीवेंट फॉर डेटा करना है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा या जानकारी को संग्रहित करना, स्टोरेज करना, प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग करना और पुनः प्राप्त करने के लिए रिवेलेंट करना है। अन्य सभी कार्यों जैसे गेमिंग, मनोरंजन, ड्राइविंग कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य नहीं है। कंप्यूटर का मूल उद्देश्य क्या होता है, डेटा को संग्रहित करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना और रिवेलेंट करना है। पहली पीढ़ी में क्या था, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट था और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप था। कंप्यूटर का कौन सा वास्तविक संख्या से निपटने और समस्याओं को उत्तर गिनती करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम लोग डिजिटल से। कंप्यूटर का कौन सा वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्याओं के उत्तर गिनती करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो डिजिटल से। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करता है। वे गणना, लॉजिक ऑपरेशन का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में निरंतर डेटा मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता है और वे वोल्टेज को अन्य निरंतर मानों का उपयोग करते हैं। फिर आता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी का डिवाइस क्या थी, तो वो था आपका चुंबकीय ड्रम। क्या था, चुंबकीय ड्रम था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर युग में मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता। इन कंप्यूटरों में सर्किट का वैक्यूम ट्यूब का, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर में सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। सर्किट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, और मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम था, इस्तेमाल किया गया। लेकिन डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम मुख्य मेमोरी के रूप में अपनाया गया था। फिर कंप्यूटर के सिस्टम में दो मुख्य घटक क्या होता है, कंप्यूटर का सिस्टम का दो मुख्य घटक क्या होगा, या तो वे हार्डवेयर होंगे या तो वे सॉफ्टवेयर होंगे, या तो वे हार्डवेयर होंगे या तो वे सॉफ्टवेयर होंगे। कंप्यूटर के घटक के दो मुख्य घटक होते हैं, या तो वे हार्डवेयर होते हैं या तो सॉफ्टवेयर। वह तो भौतिक उपकरण जिन्हें छू सकते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, या तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के निर्देशों का समूह जो हार्डवेयर के कार्य करने को निर्देश देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और डिवाइस है। फिर आता 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो 1981 के महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो आईबीएम का पीसी का परिचय हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीएम पीसी था। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी 5150 को पेश किया। यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर पीसी क्रांति की शुरुआत का एक प्रतीक माना जाता है। कौन था, आईबीएम 5150। आईबीएम ने अपना कंप्यूटर का परिचय दिया था। किसने पूछा था क्वेश्चन, प्रवर्तन कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा था। आईबीएम एक प्रतिष्ठित कंपनी है। आईबीएम एक प्रतिष्ठित कंपनी जिसका प्रवेश पीसी मार्केट में की वैधता दिया। इस पीसी इंटरनल में 8088 प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद आईबीएम कैपेबिलिटी पीसी विश्व बाजार बन गया था। फिर आता है बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या होता है, तो इसका तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी संख्या पूछा है, सब किसने पूछा था कि बाइनरी संख्या वाला ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में। 2025 में बाइनरी संख्या वाला नहीं पूछ रहा है। कंप्यूटर डेटा में किस रूप में भंडारण होता है, तो कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है, तो ये होता है बाइनरी के रूप में। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडार होता है, तो बाइनरी के रूप में होता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था,
तो डगलस एलिजाबेथ ने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एलिजाबेथ ने किया था। कंप्यूटर में माउस का आविष्कार डगलस सी एलिजाबेथ ने सन 1960 में किया था, परंतु इसका पेटेंट इसके द्वारा 17 नवंबर 1970 को करवाया गया था। माउस को पहली बार प्रोग्राम किया गया था सन 1973 में जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। निम्नलिखित में से किसी द्विआधारी संख्या बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम है? तो बाइनरी है। निम्नलिखित में से सब बाइनरी है, सब बाइनरी है। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो बाइनरी 0 1 है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या 147 के समतुल्य है? तो 147 को 2 से तोड़ेंगे तो बाइनरी निकल जाएगा। बाइनरी संख्या प्रणाली में यह भी होता है, तो बेस 2 की संख्या प्रणाली होती है। बाइनरी में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट प्रतीकों की समूह संख्या को 2 होती है। बाइनरी संख्या में 2 होता है। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 के अंकों का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेस केवल बाइनरी संख्या के आसानी से समझा जा सकता है। 0 और 1 के प्रयोग के बिना संख्या बाइनरी संख्या का बेस 2 होता है। सभी 26 संख्याओं के 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बीट की आवश्यकता होती है? तो 6 बीट की आवश्यकता होती है। डिमार्ग द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत प्रमेय कहलाता है कि नैंड गेट एक ब्लेंडर के गेट के समतुल्य होगा। हटाओ इस सबको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मूल संगणक इकाई क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मूल संगणक इकाई क्या होता है? मूल संगणक इकाई क्या होता है? तो कोर होता है। जो सीपीयू है वो मूल संगणक कंप्यूटर का क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। कोर सीपीयू के संगणक इकाई का संदर्भ करता है। कोर उन सभी घटकों का समावेश होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है, जैसे अंकगणित और तार्किक यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट। आधुनिक सीपीयू को अक्सर कई कोर हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग और उच्च प्रदर्शन सक्षम करते हैं। फिर आता जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ है? जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है इसका अर्थ है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है, लेकिन सीपीयू को आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ है कि प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है, लेकिन सीपीयू के आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। सीपीयू के आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। किसी भी प्रक्रिया प्रोसेस का जीवन काल भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उनमें से एक है रेडी स्थिति। जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ यह प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया पूरी तरह से सीपीयू पर चलने के लिए तैयार है। उसके पास आवश्यक संसाधन रिसोर्स है, लेकिन उसे अभी सीपीयू से नहीं मिला है। वह बस सीपीयू के उपलब्ध होने का इंतजार कर रही है। इस स्थिति की प्रक्रिया में रेडी क्वेरीज कहते हैं। सीपीयू को खाली होते हैं जो रीशेड्यूल उसे सीपीयू निष्पादन के लिए भेजा जाता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर क्या दर्शाता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर क्या दर्शाता है? तो यह वैल्यू या मेमोरी के संग्रहित और पुनः प्राप्त किया जा सकता है वाला मान कहलाता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक है जो मेमोरी में डेटा को प्राप्त करने, उन्हें डेटा को लिखने के दौरान अस्थायी रूप से डेटा रखता है। जब सीपीयू मेमोरी कोई डेटा पढ़ता है और उसे लिखता है तो वह डेटा को एमडीआर में रखता है या डेटा के माध्यम से मेमोरी को सीपीयू के बीच ट्रांसफर होता है। अब आता है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास और परिचय का क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। चलिए देखते हैं। बाप रे, क्वेश्चन है तो 2 पेज का है। कथन और फिर ये ठीक है क्या है नीचे दिए गए कथन अभिकथन ए और आर उसका अंकित करता है। सबसे पहले अभिकथन, वेबसाइटों को होस्ट क्या है? पहला अभिकथन, वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। जब कोई उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाती है। जब कोई भी उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? वेबसाइटों में होस्ट, इसका सिंपल से क्लैरिफिकेशन पढ़ते हैं। वेबसाइटों को होस्ट करने वाले
वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। क्या लिखा है? वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे एक स्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। जब कोई उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो वह स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलता है, कि इसके विपरीत डायनेमिक आईपी एड्रेस बदलता है। अतः कथन ए और आर गलत है। क्या बोल रहा है? वेबसाइट को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये एक स्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। जब कोई उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलती है, इसके विपरीत डायनेमिक आईपी एड्रेस बदलता है। अतः अभिकथन ए निम्नलिखित कारण का है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? हम लोग बताइए किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो HTTP के द्वारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग WWW वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। आपको बताना इंटरनेट सेवा में उसके प्रोटोकॉल का मिलान कीजिए। इंटरनेट सेवा का उसके प्रोटोकॉल से मिलान करना है हमको। इसमें सूची है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सबसे पहले ईमेल का क्या होता है? तो SMTP, POP, IPP होता है। आपका ईमेल कैसे भेजा जाता है? ईमेल के लिए कौन कौन प्रोटोकॉल होता है? ईमेल के लिए कौन कौन प्रोटोकॉल होता है? तो ईमेल के लिए SMTP, POP और IMAP होता है। न्यूज़ ग्रुप के लिए क्या होता है? NNTP होता है। न्यूज़ ग्रुप के लिए NNTP होता है। इंटरनेट टेलीफोन के लिए VoIP होता है। इंटरनेट टेलीफोन के लिए क्या होता है? VoIP होता है। चैट और इंस्टेंट गेमिंग के लिए IRS होता है। ईमेल के लिए क्या होता है? SMTP, POP 3 और IMAP होता है। न्यूज़ ग्रुप के लिए NNTP होता है। इंटरनेट टेलीफोन के लिए VoIP होता है और चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए IRC होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार नहीं है? तो कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के एक प्रकार नहीं है? तो कौन कौन है? DLS होता है, DSL होता है, सैटेलाइट होता है ब्रॉडबैंड के लिए, और फाइबर ऑप्टिकल होता है पर डायल अप नहीं होता। क्या लिखा है देखिए? DLS सैटेलाइट और फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उदाहरण है, जबकि डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। DLS सैटेलाइट फाइबर ऑप्टिकल केबल बैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, जबकि डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। इसकी गति बहुत कम होती है, इसीलिए इसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं माना जाता है। फिर आता है आपका डैश सभी ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल जो जानबूझ या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती है, और वह तकनीक जिसमें बड़े डेटा सेट को पैटर्न निकालना शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट या डेटा माइनिंग। डिजिटल फुटप्रिंट या डेटा माइनिंग। डिजिटल फुटप्रिंट सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती है जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती है। डेटा माइनिंग वह तकनीक है जिसे बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकाला जाता है, डेटा माइनिंग कहते हैं। एक्सपेंड IRC का विस्तृत रूप क्या है? इसका होता है इंटरनेट रिले चैट। IRC इंटरनेट रिले चैट होता है। यह संचार का एक माध्यम है। कौन सा शब्द उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करके उत्पन्न होता है? उसे कहते हैं सबनेट। कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट या सबनेटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और छोटे नेटवर्क को सबनेट कहा जाता है। सबनेटिंग मुख्य उद्देश्य नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, कुशल और व्यवस्थित बनाना है। कहता है AT और T लॉन्ग। AT एंड T लॉन्ग लाइन क्या है? तो ये टूटने के बाद लंबी दूरी के टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए है। AT एंड T लॉन्ग लाइन क्या है? तो टूटने के बाद लंबी दूरी के टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है। फिर आता है आपका RBOCS रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी क्या है? तो यह एक एंटी एंड टी टूटने से बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनी है। RBOCS क्या है? तो रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी क्या है? तो यह AT एंड T के टूटने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनी है। चलिए इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कॉलम का टर्म और डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। पहले है AT एंड T लॉन्ग
टाइम्स, ANT लॉन्ग लाइन क्या होता है? ये टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है। ये टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है। फिर होता है रॉबस रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी। ये एंटी टूटने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनी है। यह ANT टूटने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनियां थी। फिर आता है एम MFJ मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट, या कानूनी निर्माण के लिए, जैसे कारण 1984 में LNT का विघटन हुआ था। फिर आता है लटा लोकल एक्सेस इन ट्रांसपोर्ट एरिया, या स्थानीय बनाम लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाओं के नियमित सेवाओं के लिए बनाई गई भौतिक विभाजन थी। HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण, डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा क्या कहलाती है? तो बैंडविड्थ कहलाती है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का। टेलीफोन नेटवर्क में तारों का डेटा संचरण और इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए अद्वितीय नहीं होता है? तो ग्रुप का नाम बाकी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए IP पता कंप्यूटर का नाम होता है। IP एड्रेस कंप्यूटर का नाम। दोनों कंप्यूटर के अद्वितीय यूनिक होते हैं, पर IP एड्रेस इंटरनेट का एक प्रयुक्त प्रमुख प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे ग्रुप नाम या अद्वितीय नहीं होता है। कुकी क्या है? तो कुकी क्या होता है? कुकी क्या होता है? तो उपयोगकर्ताओं के वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। कुकी क्या होता है? उपयोगकर्ताओं के वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी को संग्रहित करता है, उसे कुकी कहते हैं। कुकी आमतौर पर उन वेब एप्लीकेशनों में संचालित करने के मददगार होता है जो इंटरनेट में हमारी प्राथमिकताओं की रुचि आधार पर निगरानी करता है। यानी कुकीज़ की मदद से वेब साइट संचालन किया जान सकता है कि उसकी वेबसाइट पर कौन क्या दिखता है और कितनी देर दिखता है आदि। कुकीज़ का उपयोग करता है वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संदर्भित नहीं है? तो क्या है? तो PPP है, FTP है, URL है, EPF नहीं है। PPP क्या होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जबकि EPF जो है ये कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां पर ध्वनि, वीडियो और डेटा के साथ साथ संचारित होता है। ISDN हमें इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं, जो डिजिटल टेलीग्राफ, टेलीफोन सेवा, ध्वनि, वीडियो और डेटा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जिन पर से हम वायरस अपने कंप्यूटर में संक्रमित कर सकते हैं तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रलेखन PDF संचालित फाइल बनाना। कंप्यूटर और PDF फाइल बनाने के लिए कोई भी वायरस अपने कंप्यूटर में संकलित नहीं करता है, जबकि अन्य विकल्पों में वायरस में संकलित होने का खतरा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो फायरबॉक्स मोजिला वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एडिज है और नेटस्केप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउज़र। पर गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। क्रोम एक आपका वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कहते हैं जो ब्राउजिंग मुख्य रूप से इंटरनेट में वेबसाइट को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज XML जैसी भाषाओं का उपयोग करता है। फायरबॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, UC ब्राउज़र ETC है। ये सब वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ये सब में कौन सी सेवाएं हैं? तो ये सब आपका ई कॉमर्स का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो वाणिज्यिक के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉन की मदद से करता है और इंटरनेट के व्यापार करना। इंटरनेट के विकास में ई कॉमर्स को आसान बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से दी जाने वाली सेवाएं ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, M कॉमर्स आदि सेवाएं हैं।
फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर के में काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है? तो प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ऑप्टिकल फाइबर संचारण में एक ऐसी प्रणाली ऑप्टिकल फाइबर संचारण एक ऐसी प्रणाली है जिससे सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु लाइट पर्पस के रूप में भेजी जाती है। यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर संप्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप होता है वेडलिफ्ट। क्या होता है? डैश दिए गए समय पर नेटवर्क में प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा को मापा जाता है बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ किसी दिए गए समय पर नेटवर्क को प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की माप है। बैंडविड्थ को बीट सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। फिर आता है कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? पिंग कमांड का ये किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर में पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए है। कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग क्या होता है? किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए स्रोत कंप्यूटर क्षमता का परीक्षण करने के लिए है। पिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंचाया पा रहा है या नहीं। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया है। www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। इनमें से कौन सा इंटरनेट पे पहुंच प्रदान करता है? तो कौन सा इंटरनेट पे पहुंच प्रदान करता है? तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। डायल अप, DLS, केबल मॉडेम, वायरलेस या संप्रेषित हाइब्रिड इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीकों का उपयोग करके डेटा प्रेषित किया जाता है। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है तो उसे क्लाइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर ऐसे उप कंप्यूटर होते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपयोग करते हैं या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करते हैं। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति और कार्य के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है जो इस प्रकार है। पहला होता है थिंक क्लाइंट, फिर होता है थिन क्लाइंट, फिर होता है हाइब्रिड क्लाइंट। पहला कौन होता है? थिन क्लाइंट, थिक क्लाइंट, थिन क्लाइंट और हाइब्रिड क्लाइंट होता है। एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्रामों या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान क्या लिखा है? एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्रामों या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है उन्हें ग्राहक या क्लाइंट कहते हैं। उसे सर्वर के लिए क्या होता है? इसका मतलब सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो या डिवाइस है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। डैश एक भौतिक संस्थान जैसा भवन, कार्यालय, घर के साथ जुड़े हुए उपकरणों का एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है जिससे कि एक उपयोगकर्ताओं के साथ एक गृह जाल होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय तक विद्यालय के हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों तक साथ में उद्यम सजाल इंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। उसे लैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र जैसे निवास, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला, कार्यालय के भीतर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतःफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस प्रदर्शित एकल नवीन सेवाओं के सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को समायोजित करता है। उसे कहते हैं मेशअप। वेब विकास में मेशअप एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस को प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं का संयोजित करता है। कॉलिंग, डिसेगिंग और रैकिंग शब्द किससे संबंधित है? तो ये सब किससे संबंधित है? तो ये सब संबंधित है आपका इस सबसे किससे संबंधित है? कॉलिंग, डिस्क्रेसिंग और रैकिंग सर्च इंजन से संबंधित है।
कॉलिंग, डिसरेगिंग और रेकिंग ये सर्च इंजन से संबंधित है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संचालित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हब का। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर में संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हब का करते हैं। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है जिसे हब नोड कहा जाता है। इसी से कंप्यूटर को संयोजित किया जाता है और पूरा नेटवर्क इसे केंद्रीय नोड पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। फिर आता है AHDL क्या है? AHDL डेटा दरों के अंतिम प्रयोगता को केंद्रीय कार्यस्थल पे अग्रगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल पे अंत प्रयोगता तक अधोगामी दिशा प्रदान करता है। क्या है AHDL? ये क्या है? तो उच्च ADSL उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ताओं में केंद्रीय कार्यस्थल पे अप्रगामी दिशा में अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल पे अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा प्रदान करता है उच्चतर में डेटा में। एसिमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है? एसिमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉइस मॉडल की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों में भेजी गई डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति में उन इंटरनेट संयोजन की सुविधाएं प्रदान करता है जो उसे उच्च वेवलेंथ संभालने में सक्षम बनाता है, उसे कहते हैं प्रकाश। डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति तक उन इंटरनेट संयोजन को सुविधाएं प्रदान करता है जो उन्हें उच्च वेवलेंथ संभालने में सक्षम होती है। ऑप्टिकल फाइबर का विद्युत संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन उदाहरण के लिए व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अन्याय उपयोग करने का प्रावधान है या किसी संगठन तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व रखा है, प्रतिबंधित और संचालित किया जा सकता है, उसे कहते हैं निजी क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिंगल संगठन द्वारा उसे उपयोग कर जैसे कि व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनेक उपयोग करने का प्रावधान किया जाता है। यह संगठन एक तीसरे पक्ष या उससे संयोजन द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और संचालित कर सकता है या परिसर में उसके आसपास के मौजूदा भी हो सकता है। फिर आता है आपका क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये वेब विचरक वेब ब्राउज़र है। क्रोम सफारी या ओपेरा के बीच क्या समानता है? तो ये वेब विचरक या वेब ब्राउज़र्स होते हैं। क्रोम सफारी और ओपेरा ये तीनों वेब ब्राउज़र है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी सजल सुविधाएं नेटवर्क नोड व्यक्तिगत रूप से एक ही केंद्रीय स्विच या हब में कंप्यूटर से जुड़ी होती है जो संदेशों का परिवर्तित करने और संचार करने के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करते हैं, उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। से क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क का हब, स्विच और राउटर एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है? तो सिंक्रोनस सिंड्रोम में। किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है? क्लॉक रिकवरी सर्किट किस प्रकार के मॉडेम में होता है? सिंक्रोनस मॉडेम में होता है। फिर आता है सिंक्रोनस मॉडेम डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजते हैं और डेटा में क्लॉक सिग्नल को पुनः प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किट के कारण एसिंक्रोनस मॉडेम के तुलना में अधिक महंगा होता है। सिनोकस प्रोटोकॉल का कुछ उदाहरण एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम और जेड मॉडेम होता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन से निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार का तकनीक है? तो ईथरनेट है। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पे कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है। इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकॉफ ने की थी। जीमेल जितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो 15 GB का। प्रत्येक गूगल क्लाउड अकाउंट 15 GB फ्री स्टोरेज क्षमता होती है जिसे गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटो द्वारा आपस में साइन किया जाता है। इसका URL का फुल अर्थ क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल इंटरनेट पे उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स का संसाधन का यूनिक पता और यूआरएल के वेब एड्रेस से लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पे प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है और उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पे डेटा भेजने के प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? तो कौन करता है? तो वो करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करता है बीपीएन। बीपीएन एक सार्वजनिक नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क को एक निजी नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने के करने में सक्षम बनाता है। फिर आता है निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो संकेत शिक्षण नहीं करता, बाकी बहुपरित फीडिंग अवशेषण और संयोजन करता है। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों का संकेत निरूपण शामिल नहीं है। शेष वायरलेस संचार को प्रभावित करता है, अवशोषण करता है, बहुपात फीडिंग करता है और संयोजन करता है। फिर आता है ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट को उपयोगकर्ताओं को देश के बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने नेविगेट करने और खोजने में सक्षम बनाता है? तो ब्राउज़र बनाता है। कौन बनाता है? ब्राउज़र बनाता है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब www पे उपलब्ध जानकारी को खोज करने, पुनः प्राप्त करने, नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल के एप्लीकेशनों के लेयर पर काम करता है। जब आप उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट से वेब पेज का अनुरोध करते हैं तो वह ब्राउज़र प्राप्त करता है और वह उपयोगकर्ताओं को पेज पे प्रदर्शित करता है। पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र मोज़ेक था। मॉडेम का गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? मॉडेम में गति की गणना निम्नलिखित में किस दर से की जाती है? तो बीपीएस से। मॉडेम में एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी को इनकोडिंग या डिकोड करने के लिए एनालॉग कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर करता है। मॉडेम की गति बीट्स प्रति सेकंड बीपीएस से मापी जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यह हाइपरलिंक के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई सूचनाओं का विशाल समूह है जो वेब ब्राउज़र में सहायता से इंटरनेट प्राप्त करता है। निम्नलिखित इंटरनेट तत्वों को उसके संबंधित विकल्प में से मिलाना है। तो IMP उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डिवाइसों में अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो IMP के द्वारा। फिर कहता है वेब सर्वर वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित करता प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है केबल मैडम एक हार्डवेयर उपकरण है जो इंटरनेट का उपयोग कर अनुमति देता है। खोज इंजन सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने प्राप्त करने में सहायता करता है। फिर आता है आपका कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क डैश नेटवर्क का उदाहरण है। कॉलेज कैंपस नेटवर्क या बिल्डिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो ये लेड का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। या कंप्यूटर में एक प्रकार का सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कॉलेज, कैंपस, बिल्डिंग, स्कूल अंदर डिवाइसेस कंप्यूटर प्रिंटिंग के आपस में जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस को कंपेबिलिटी टीवी या मॉनिटर पे सीमेंस स्क्रीनिंग शेयरिंग में सक्षम बनाता है? तो वो बनाता है मीरा क्राफ्ट बनाता है। मीरा क्राफ्ट वायरलेस डिस्प्ले तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस को टीवी मॉनिटर स्क्रीन शेयरिंग के सक्षम बनाता है। मीरा क्राफ्ट 1080 HD वीडियो और 51 साउंड ऑर्डर समर्थन होता है जो ठीक है। TCP IP मॉडल के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या क्या है TCP IP मॉडल के बारे में? एप्लीकेशन लेयर HTTP और TPP प्रोटोकॉल का भी शामिल होता है। एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। फिर आता है नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेट की राउटिंग करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेटों की राउटिंग करने के लिए उत्तरदायी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP का उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन प्रसारण करने की सुनिश्चित करता है। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर नहीं है। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर नहीं है बल्कि यह दूसरी लेयर है। OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर जो है OSI लेयर का दूसरी लेयर होती है, दूसरी लेयर है। OSI मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है। हालांकि TCP और IP मॉडल का प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होती लेकिन इसका काम एक्सेस से लेयर को समाहित करना होता है।
HTML क्या है? HTML क्या है? वेब पेजों पे कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। HTML क्या करता है? वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। CSS क्या करता है? वेब पेजों को स्टाइल करता है। CSS क्या करता है? वेब पेजों को स्टाइल करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? वेब पेजों को इंटरकनेक्टिविटी से जोड़ता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? तो वेब पेजों को इंटरकनेक्टिविटी से जोड़ता है। SQL क्या करता है? डेटाबेस को प्रतिबंधित करता है। SQL क्या करता है? डेटाबेस को प्रतिबंधित करता है SQL। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा TDMA CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है? कैसे विविध उपयोगकर्ताओं के एक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम साझा करता है? निम्नलिखित में से TDMA और CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ताओं को एक ही आवृत्ति में स्पेक्ट्रम साझा करता है। तो कैसे साझा करता है? तो TDMA क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या तकनीक समय के विभाजन पर आधारित होता है, जहां प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को संचार के लिए विशिष्ट समय स्लॉट प्रदान किया जाता है। CDMA क्या है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें सभी उपयोगकर्ताओं को एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, लेकिन प्रत्येक उपयोगकर्ताओं के संचार के लिए अद्वितीय कोड अलाइन किया जाता है, जिसमें संकेतक का अलग अलग किया जाता है। फिर आता है HTTPS के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या सत्य है इसमें? तो 1 और 3 क्या है? HTTP क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। और HTTP और TLS HTTPS SSL और TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। HTTPS SSL और TSL प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। HTTPS जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर क्लाइंट और सर्वर डेटा में SSL और TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करके इनक्रिप्ट करता है, जिसमें डेटा को सुरक्षित कर रूप से ट्रांसफ़र किया जा सके। HTTP बिल्कुल भी एप्लीकेशन प्रदान नहीं करता है। HTTP बिल्कुल भी इंक्रिप्शन प्रदान नहीं। देखो, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। HTTPS सिक्योर क्लाइंट और सर्वर डेटा को SSL और TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करके इनक्रिप्ट किया जाता है, जिसमें डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र किया जा सके। पर HTTP बिल्कुल भी इनक्रिप्शन प्रदान नहीं करता है, जबकि HTTPS इनक्रिप्टेड और सुरक्षित होता है। HTTP और HTTPS आपस में सीधे परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि HTTP असुरक्षित होता है और HTTPS बदलने में अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन और SSL और TSL की आवश्यकता होती है। अब समझे। फिर आता है आपका एप्रानेट क्या था? इंटरनेट का एक पिकर्सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित था। एप्रानेट क्या था? इंटरनेट का एक पिकर्सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित था। फिर आता है इथरनेट क्या था? तो 1973 में इथरनेट क्या था? तो 1973 में जेरोक्स PARC में इथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया था। इथरनेट क्या था? तो 1973 में जेरोक्स PARC में इथरनेट प्रोटोकॉल को विकसित किया था। रे टॉमलिंसन 1971 में ईमेल के लिए मानव यूजर @hostname प्रारूप को विकसित किया था। रे टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल के लिए मानव यूजर नेम @host नाम का प्रारूप विकसित किया था। और टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा को विकसित किया था। X.25 क्या है? तो फोन लाइन का उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क के लिए किया जाता था। कंप्यूटर का कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर में पावर को टेलीफोन प्रणाली में वैश्विक पहुंच तक सुनिश्चित करने की अनुमति देता है? तो वह है मॉडेम। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर में पावर टेलीफोन प्रणाली में वैश्विक पहुंचने के साथ संयोजन करने की अनुमति देता है? तो वो मॉडेम देता है। कौन देता है?
तो वो मॉडेम देता है। कौन देता है? मॉडेम देता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है। यह अपने कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जिससे वैश्विक संचार संभव हो पाता है। वैश्विक संचार संभव हो पाता है। फिर कहता है जो आपको अपने पीसी से आईएसपी या सीधी लाइन में बिना इंटरनेट के कनेक्ट करने देता है उसे वाईफाई कहते हैं। जो अपने पीसी या आईएसपी से सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है उसे वाईफाई कहते हैं। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है जो बिना फिजिकल वायर के उपयोग करके आपको इंटरनेट में कनेक्ट होने की सुविधा देता है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। कैसे के तरंगों का? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है ताकि अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी से नेटवर्क में कनेक्ट हो सके। फिर आता है आपका सिंप्लेक्स चैनल। कौन सा है? सिंप्लेक्स चैनल केवल एक दिशा में सिग्नल भेजता है। सिंप्लेक्स चैनल क्या करता है? केवल एक दिशा में सिग्नल भेजता है। हाफ डुप्लेक्स चैनल वॉकी टॉकी की तरह एक बार में एक ही दिशा से सिग्नल भेजता है। हाफ डुप्लेक्स चैनल होता है। फुल डुप्लेक्स चैनल दोनों दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन जैसे फाइबर ऑप्टिकल होता है। मल्टी पॉइंट चैनल कई उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क में सामान्य है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक चीज है जो इथरनेट या किसी तार को दिखाई देती है? उसे पैकेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पैकेट कहते हैं। पैकेट एक भौतिक रूप में मौजूद डेटा की इकाई है जो इथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट होती है तथा एक डेटा को दूसरे टुकड़ा या उससे दूसरे नेटवर्क को भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है डीएनएस का मतलब क्या होता है? डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है। जब आप किसी वेबसाइट का यूआरएल ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का उस डोमेन के नाम को उसके संबंधित आईपी एड्रेस से बदलता है ताकि आपका डिवाइस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट हो सके। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो ही उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार देता है? तो वो चैट देता है। कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार तत्काल संदेश या लाइव चैट कहते हैं। इसमें दोनों उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में संदेश भेजने और प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के तौर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राफ और मैसेंजर आदि है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल लेयर का सही क्रम कौन सा होगा? डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल का सही लेयर क्या होगा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में रेफरेंस मॉडल है जिसे आईएसओ द्वारा विकसित किया गया है। यह नेटवर्क के डेटा कनेक्शन के साथ अलग अलग लेयर में विभाजित करता है। जो क्रम है आपका, सबसे पहले फिजिकल लेयर आता है, फिर डेटा लिंक लेयर आता है, फिर नेटवर्क लेयर आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेक्शन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर आता है। कौन कौन लेयर आया? सबसे पहले फिजिकल लेयर आता है, फिर डेटा लिंक लेयर आता है, फिर नेटवर्क लेयर आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, फिर सेक्शन लेयर आता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आता है, फिर एप्लीकेशन लेयर आता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, आपको बताना है संदेश। संचार को प्रभावित करने वाले संदेशों को अलग अलग प्रकार के होते हैं। चैनल का उपयोग कई संदेशों को भेजने के लिए संचार चैनलों में कुशल उपयोग होता है। फिर होता है आपका पैकेट क्या है? आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाई होती है। पैकेट क्या होता है? आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाई होती है। प्रोटोकॉल क्या है? नियम जो अनुप्रयोगों के बीच संदेशों का अर्थ को परिभाषित करता है। संदेश की लंबाई पते की जानकारी वाला डेटा होता है। संदेश की लंबाई क्या है? तो पते जैसी जानकारी वाला डेटा होता है। वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष प्रचलित किया गया था? तो 1991 में किया गया था। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW को वर्ष 1979 में बनाकर प्रस्तुत किया और जिसे सार्वजनिक रूप से 1991 में बनाया। कब था? 1979 में, पर सार्वजनिक रूप से 1991 में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया था वर्ल्ड वाइड वेब को। कंप्यूटर नेटवर्क में सब नेट मास्क का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क में सब नेट मास्क का क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक आईपी एड्रेस से नेटवर्क का होस्ट भागों को विभाजित करना। आईपी एड्रेस को नेटवर्क के होस्ट भागों में विभाजित करना। सब नेट मास्क में 32 बिट संख्या होती है। सब नेट मास्क में एक 32 बिट की संख्या होती है जिसमें उपयोग अपना आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष आईपी एड्रेस किसी नेटवर्क से संबंधित है जो कि उस नेटवर्क में भीतर उसे होस्ट होता है।
फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी और आउटगोइंग दोनों प्रकार के ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। फायरवॉल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी और आउटगोइंग दोनों प्रकार के ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। फायरवॉल अनाधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि नेटवर्क सुरक्षा के सुधार होता है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक नहीं सकता है, यह वे केवल ज्ञात या कुछ प्रकार के अटैक को ही रोकने में मदद करता है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के होते हैं और जो विभिन्न नेटवर्क एनवायरनमेंट का उपयोग करते हैं। फिर आता है डीएनएस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डीएनएस का उपकरणों के बीच संचार का सुनिश्चित करता है। डीएनएस उपकरणों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। डीएनएस का क्या बोले, क्वेश्चन क्या है, एक मिनट फिर क्वेश्चन से। डीएनएस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो डीएनएस के बारे में, डीएनएस आईपी एड्रेस के डोमेन नामों को परिवर्तित करता है। डीएनएस जो है वो आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। डीएनएस जो है आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम में मुख्य कार्य आईपी एड्रेस को मानव पठनीय डोमेन नामों जैसे www.yct.com में परिवर्तित करता है, ताकि यूजर वेबसाइट को आसानी से याद और एक्सेस कर सके। निम्नलिखित नेटवर्क उपकरणों में उसके उद्देश्यों का मिलान करें। नेटवर्क का उसका उद्देश्य क्या क्या होता है? जैसे राउटर का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करना। राउटर का काम क्या है? तो नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करना। स्विच का काम क्या है? उपकरणों को कनेक्ट करना है। मॉडेम का कार्य क्या है? तो डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करना। और एक्सेस पॉइंट का काम क्या है? तो वाईफाई कवरेज बढ़ाना है। HTTP 404 त्रुटि एरर शब्द क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? तो यह सर्वर को अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सका है। 4004 क्या दर्शाता है? 404 एरर दिखाता है कि सर्वर के अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सका है। HTTP 404 एरर का अर्थ है कि सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सका है। यह एरर तब उत्पन्न होता है जब ब्राउज़र जिस वेब पेज को खोज रहा होता है वह सर्वर पर उपलब्ध नहीं होता है। IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमिशन नेट का उपयोग किसका प्राथमिक कारण है? तो किसका प्राथमिक कारण है? तो यह कई उपकरणों के एक सार्वजनिक आईपी साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेस सुनिश्चित करता है। IPv4 सार्वजनिक आईपी एड्रेस की संख्या सीमित है और यह NAT ऐसी तकनीक है जो कई प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक ही सार्वजनिक आईपी एड्रेस जैसे इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। यह सार्वजनिक आईपी एड्रेस की कमी को दूर करने में मदद करता है और नेटवर्क सुरक्षा में भी सहायक होता है। फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं के समाचार फीड को पोस्ट को रैंक करने और बंधुत्व वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है? तो क्या है ये इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है एजरेक फेसबुक का एक प्रारंभिक एल्गोरिदम था जिसका उपयोग यह तय करता था कि किया जाता था कि कौन सी पोस्ट अभिकर्ता को यूजर के न्यू फील्ड में दिखाई जाए। बाद में फेसबुक ने इसे एल्गोरिदम को और अधिक उन्नत एल्गोरिदम जैसे मशीन लर्निंग आधारित रैंकिंग में बदल दिया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से एजरेक की तुलना मूल एल्गोरिदम से ही एजरेक का था। इसके बाद आता है जीरो डस्ट सुरक्षा मॉडल। यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। जीरो ट्रैफिक ट्रस्ट सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों को निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती, चाहे वो कहीं का भी हो। तो कौन होगा? तो ए और दोनों से और ए का सही व्याख्या भी करता है। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल ट्रस्टी मॉडल एक आधुनिक साइबर सुरक्षा मॉडल है जो कभी भरोसा मत करो हमेशा सत्यापित करो के सिद्धांत पे काम करता है। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के अनुसार कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं होता, चाहे वह नेटवर्क के अंदर से ही आ रहा हो या बाहर से। यह बताता है कि जीरो ट्रस्ट मॉडल सभी उपयोगकर्ताओं के डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वो कहीं भी हो। फिर आता है VPN के बाहरी पर्यवेक्षक उपयोगकर्ताओं के डेटा पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। VPN उपयोगकर्ताओं के VPN डेटा सर्वर में डेटा कनेक्ट करता है। हालांकि VPN प्रदाता कभी भी उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को निगरानी कर सकता है। तो क्या है? तो ए गलत है, आर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। VPN बाहरी पर्यवेक्षक को क्या लिखा है? VPN
VPN बाहरी पर्यवेक्षकों के उपयोगकर्ता डाटा को पूरी तरह अज्ञात कर देता है। यह कथन गलत है, क्योंकि VPN उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को केवल एन्क्रिप्ट करता है, लेकिन पूरी तरह से अज्ञात एनोनिमस नहीं बनाता है। VPN प्रदाता उपयोगकर्ताओं की गतिविधि देख सकता है और कुछ मामलों में बाहरी एजेंसी जैसे सरकार VPN प्रदाता को डेटा प्राप्त कर सकती है। फिर आता है OSI मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा के रूट को तय सीधे तौर पर उत्तरदायी है। OSI मॉडल में कौन सा लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट तय करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं? तो कौन होता है? तो वो होता है नेटवर्क लेयर। कौन होता है? नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूटिंग के लिए जिम्मेदार है। यह लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस का उपयोग करके पैकेट में स्रोतों से गंतव्य तक पहुंचती है। फिर आता है आपका HTML HTTP हाइपर और वर्ल्ड वाइड वेब फ्रिक्शन के लिए आवश्यक है। इसके बाद HTML वेब दस्तावेजों के संचार को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच से वेब कनेक्ट स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो कौन सा होगा इसमें से? D। ये अभी सही व्याख्या भी करता है इसका। क्या करा ये देखिए, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजों के संचार सामग्री जैसे टेक्स्ट इमेज लिंक को परिभाषित करने के लिए उपयोग करता है। फिर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र वेब सर्वर के बीच जानकारी को आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के फंक्शनिंग के लिए दोनों HTML और HTTP जरूरी भूमिका निभाते हैं और कारण आर सही तरह से वह समझा रहा है। इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो होस्ट कहते हैं। इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर को आमतौर पे होस्ट कहते हैं। होस्ट एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और सेवाएं प्रदान करता है। यह नेटवर्क पर मौजूद किसी भी उपकरण को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट IP एड्रेस रखता है और डेटा संचार में भाग लेता है। इसके बाद कहता है दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का उपयोग करते हैं? तो दिशा को नेविगेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मैप्स का करते हैं। मैप्स ऐप का उपयोग हम लोग दिशा निर्देशों नेविगेट करने स्थान खोजने के लिए करते हैं, या GPS तकनीक की सहायता से उपयोगकर्ताओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है? किस प्रकार के माना जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग किसी भी प्रकार के कंप्यूटर इंटरनेट का होस्ट मानते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर को। इंटरनेट का होस्ट एक डिवाइस होता है जो सीधे इंटरनेट से जुड़ा होता है। इसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो कंप्यूटर इंटरनेट के अन्य डिवाइसेस को कम्युनिकेशन कर सकता है। इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर सभी शामिल हो सकते हैं और ये इंटरनेट से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये ईमेल भेजने का है। HTML का उपयोग फॉर्मेटेड ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट को कलर, इमेज, फॉन्ट स्टाइल आदि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ASCII और पेन टेक्स्ट ओनली केवल सादा बिना फॉर्मेट के टेक्स्ट के रूप में के लिए होता है। फिर आता है पार्थ MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट क्या है? तो वो क्या है? वो है आपका या गतवे के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट का आकार होता है। सबसे छोटा आकार होता है। पाथ MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एक नेटवर्क पाथ स्रोत का गतवे तक पहुंचने का छोटा MTU होता है जिसमें बिना फॉरगेटेशन के प्रसारित किया जा सकता है। या नेटवर्क के सभी सेगरेट, राउटर, लिंक्स आदि में MTU के न्यूनतम मान देता है। उदाहरण के लिए स्रोत के ज्ञात एक पथ में 3 लिंक है जिसमें MTU क्रमशः 1500 पॉइंट, 1000 बुलेट्स और 1200 बाइट्स के साथ MTU 1000 बाइट्स होता है। होस्ट कंप्यूटर के नाम के अंतिम 2 भागों के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? होस्ट कंप्यूटर के नाम के अंतिम 2 भागों के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग डोनेम कहते हैं। डोनेम कहते हैं। होस्ट कंप्यूटर नाम के अंकित अंतिम 2 भागों के सामूहिक रूप से डोमेन कहते हैं। होस्ट कंप्यूटर का नाम आमतौर पर एक पूर्ण डोमेन होता है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। FQDN होता है जिसे कि host.example.com होता है। होस्ट हो गया होस्ट का नाम और example.com हो गया डोमेन का नाम। ये अंतिम 2 भाग होता है .com, एग्जाम्पल और .com है। सर्च इंजन का मूल क्षमता क्या है? सर्च इंजन का मूल क्षमता क्या है? तो शब्द खोजने के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना। सर्च इंजन का एक मूल टूल है जो यूजर को इंटरनेट या किसी कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर इंफॉर्मेशन जो इसे वांछित ट्रांसमिशन खोजने में मदद करता है
सर्च इंजन का मुख्य कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध विशाल जानकारी से यूजर के क्वेरी के अनुसार सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक परिणाम सर्च करके प्रस्तुत करना है। 3G 4G 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या है? तो जनरेशन है। 3G 4G 5G में जी का अर्थ जनरेशन होता है। जब किसी फ़ोन में नई तकनीक आती है तो उसे नेविगेट जनरेशन स्मार्टफोन कहते हैं। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आती है उसका वर्जन अपग्रेड कर दिया जाता है। या टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ साथ नए फ़ोनों में भी काफ़ी बदलाव आता है। अब आइए तीसरा चैप्टर है हमारा हार्डवेयर। नेटवर्क टोपोलॉजी में लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन पढ़े इंटरनेट और टेक्नोलॉजी मिलाकर। अब अगला चैप्टर है हार्डवेयर। चलिए शुरू करते हैं। परिधीय उपकरण क्षमता जोड़ने परिधीय उपकरण क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर और सिस्टम को कनेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो मदरबोर्ड नहीं है, बाकी माउस, मुद्रक और स्कैनर है। क्या बोल क्या परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो माउस है, मुद्रक है, स्कैनर है, पर मदरबोर्ड नहीं है। मदरबोर्ड परिधीय उपकरण नहीं है, यह कंप्यूटर का मुख्य अंग है। जबकि अन्य परिधीय उपकरण है जो कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ता है। हाँ, माउस, मुद्रक, स्कैनर, ये सब बाहरी आइटम, पर मदरबोर्ड तो अंदर का आइटम है ना। हाँ, कि कोर टू डुअल किससे संबंधित है? तो कोर टू डुअल किससे संबंधित है? तो ये डुअल कोर प्रोसेसर है। ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है। डुअल कोर टू डुअल इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया एक डुअल कोर प्रोसेसर है, जिसमें 2 प्रोसेसिंग कोर होते हैं, जिसमें एक साथ कई कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाया जाता है और कंप्यूटर की स्पीड तथा मल्टीटास्किंग क्षमता को बढ़ाता है। एसएसडी का अर्थ क्या है? तो इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा में लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर में स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, जिसे हम सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। फिर आता है आपका जीपीयू क्या है? तो जीपीयू ग्राफिक्स और विजुअल डेटा का डेडिकेटेड प्रोसेसिंग है। जीपीयू क्या है? तो ग्राफिक्स और विजुअल डेटा को डेडिकेटेड प्रोसेसिंग है। रैम क्या है? तो सक्रिय एक्टिव प्रक्रियाओं को अस्थायी डेटा में संग्रहण करना। रैम क्या होता है? तो सक्रिय प्रक्रियाओं को डेटा में संग्रहण करना। एसएसडी क्या है? तो डेटा स्थायी डेटा में नॉन वोलाटाइल स्टोरेज करना। और सीपीयू क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दिशा निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेस करना है। IPv6 और IPv4 का प्रतिस्थापित करने के लिए परिवर्तन किया जाता है। IPv6 और IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए परिवर्तित किया जाता है। IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप प्राप्त आईपी एड्रेस में उपलब्ध नहीं करा पाता है। तो क्या आंसर है इसका? तो डी। एक सही व्याख्या भी कर दे कि क्या बोल रहा है। IPv6 वास्तव में IPv4 के बदलने के लिए बनाया गया था। IPv6 है ये वास्तव में IPv4 को बदलने के लिए बनाया गया था। IPv4 में केवल 4.3 बिलियन अद्वितीय आईपी पते प्रदान करता है, जो इंटरनेट के विशाल विकास और कनेक्टेड उपकरण, स्मार्टफोन, IoT डिवाइस आदि की संख्या के लिए अपर्याप्त साबित हुआ था। IPv4 एड्रेस की कमी ही मुख्य कारण था जिसमें IPv6 के विकास क्रियान्वयन को प्रेरित किया, जो कहीं अधिक संख्याओं में अद्वितीय आईपी एड्रेस प्रदान करता है। कंप्यूटर के भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी को मापने के लिए छोटी यूनिट बीट होती है, जिसमें कुछ यूनिट होते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। 1 बाइट बराबर कितना होता है? 8 बीट होते हैं। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या है? तो सही क्या है? डेटा रखने के डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डेटा रखने के लिए डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। रॉम फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करता है और एस रैम और डी रैम की तुलना में तेज लेकिन अधिक महंगा है। एस रैम जो है वो डी रैम की तुलना में तेज लेकिन अधिक महंगा है। फिर आता है आपका रॉम फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। रॉम जो है फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। एस रैम डी रैम की तुलना में तेज और विश्वसनीय होता है। एस रैम डी रैम की तुलना में तेज और विश्वसनीय होता है लेकिन अधिक महंगा होता है। कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है लेकिन जो सीपीयू को गति में मदद करता है। फिर आता है आपका
एक पेटाबाइट निम्नलिखित में किस एक पेटाबाइट में किसके 1024 के बराबर होगा, तो टेराबाइट का 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट और पेटाबाइट होता है। फिर आता है डैश मेमोरी प्रबंधन की तकनीक है जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में प्रयोग करता है, तो वो है पेजिंग। पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो भौतिकी मेमोरी रैम को बढ़ाने और हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मैनेजमेंट तकनीक है जो कंप्यूटर में रैम की कमी होने पर हार्ड डिस्क और या एसएसडी जैसे सेकेंडरी स्टोरेज का मुख्य मेमोरी की तरह उपयोग करने की अनुमति देता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी को पारंपरिक रूप से हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाता है, तो वो है तेज डेटा अभिगम का वेग। एसएसडी सॉलिड डेटा ड्राइव जो एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें कई घूमने वाला पार्ट, मूविंग पार्ट नहीं होता, इसीलिए इसमें एसएसडी की तुलना में बहुत तेज और टिकाऊ होता है। एसएसडी का मुख्य फीचर क्या है? या बहुत तेज स्पीड होता है, या बहुत कम बिजली खपत करता है, फास्ट बूटिंग करता है, कोई आवाज़ नहीं है इसमें है। IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच का फ्लिपी डिस्क कितना डेटा संग्रहित करता है, तो 1.44 MB करता है। IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क सामान्यतः 1.44 MB डेटा को स्टोर कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क एक पुरानी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के प्रकार 8 इंच का एक सबसे पुरानी फ्लॉपी डिस्क का, फिर 5.45 इंच का आया, अभी 3.5 इंच सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली है। फिर आता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी में क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्योंकि यह तेज और बिजली कुशल संचारण है, यह फास्टर और पावर इफेक्टिव ऑपरेशन है। नए कंप्यूटर में सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी को हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की तुलना में इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि एसएसडी बहुत तेज गति से डेटा को पढ़ लिख सकता है तथा यह कम बिजली का उपयोग करता है। इसमें कोई चलाने के लिए मैकेनिकल पार्ट नहीं होता क्योंकि ये शांत और टिकाऊ भी होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और कैश मेमोरी में मौजूदा डेटा का अनुरोध करता है, तो क्या होता है? तो डेटा का कोष मेमोरी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे कि हिट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में कैश मेमोरी मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तब डेटा को कैश मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में स्थानांतरित किया जाता है जिससे कि हिट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी बहुकार्णीय तंत्र में डैश रैम में एक निश्चित मात्रा जिसमें अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण को डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा का प्रकरण कर सके, उसे बफर कहते हैं। बफर एक बहुप्रकीर्णित तंत्र मल्टीटास्किंग सिस्टम में रैम की निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र में के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरणों में डेटा के स्थानांतरण करने से पहले डेटा प्रकलन मैनिपुलेशन कर सके। कौन सा नियम जो यह बताता है कि प्रोसेसर की गति कंप्यूटर के समग्र प्रसंस्करण शक्ति को प्रत्येक 2 गुना हो जाएगी? वो है मूर का नियम। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर ने सबसे पहले कंप्यूटर को प्रसंस्करण शक्ति की बारीकी से अध्ययन किया और यह बताया कि प्रोसेसर की गति कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण गति के प्रत्येक 2 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है? तो निर्देश की व्याख्या करना, बाकी निर्देश लाना, डेटा के स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण का संसाधन, ये सब सीपीयू कर सकता है। किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है: डेटा को स्थायी रूप से संकीर्तित करना, निर्देशित करना और डेटा प्रसंस्करण करना है। निम्नलिखित कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है? तो कैश मेमोरी सबसे कम समय लेती है। क्या है ये देखिए, सबसे सस्ता कौन होता है? तो मैग्नेटिक टेप, फिर हार्ड डिस्क, फिर फ्लैश ड्राइव मेमोरी, फिर रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर। नीचे सबसे कम ज़्यादा समय लेगी और सस्ता के ऊपर कम समय लेगी और पर ज़्यादा स्पीड होगा। कैश मेमोरी लोकेशन सीपीयू में सबसे पास है जिसके कारण एक्सेस टाइम सबसे कम लेता है। जिन प्रोग्रामों का और निर्देशों को बार बार उपयोग किया जाता है उन्हें कैश मेमोरी के अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोग्राम कई बार डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी चेक कर सकता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार किस पे निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर।
वर्चुअल मेमोरी, प्रोसेसर को जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। अतः स्पष्ट है वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है, डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच के लिए कौन करता है? तो बायोस करता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो बायोस करता है। बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है या एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप, नॉन वॉलाटाइल रोम चिप में रखा जाता है, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड और हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट है, अगर 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई क्या होती है? तो बाइट होती है। एक कंप्यूटर में स्मृति सामान्य तौर पर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है। बीट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। एक बाइट में 8 बीट, 1 KB 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 KB होता है। कौन सी कोटि बायोस के उच्चतम रेखांकित करती है? तो फर्मवेयर करती है। फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस के स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने या मेंटेन करने के लिए होता है। यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट है जो वीडियो कार्ड, बायोस, कीबोर्ड और हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर डिवाइस में होता है। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम क्या दर्शाता है? तो यह ऑप्टिकल डिस्क समझाता है। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम क्या दर्शाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क को समझाता है। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह प्लास्टिक का बना गोल्ड डिस्क होता है। जो यह डिस्क सबसे ऊपरी सतह में प्रकाश परावर्तित करने के लिए पदार्थ का लेप लगाई जाती है। डिस्क का लिखना पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो CD रोम हार्डवेयर है। CD रोम हार्डवेयर है। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी ये हार्डवेयर है, जबकि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। किसी भी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या होती है? किसी भी कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी क्या होती है? तो रीड ओनली मेमोरी ROM होती है। कंप्यूटर के भंडारण का माध्यम है जिसका उपयोग कंप्यूटर बिना विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। ROM कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी होती है? तो टेराबाइट की होती है। किसकी होती है? टेराबाइट की होती है। या बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी छवि को डिजिटीकृत करके टेलीफोन लाइन में चित्र और टेक्स्ट भेजने के लिए प्राप्त करते हैं? तो फ्लैक्स मशीन का करते हैं। फ्लैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है। इसमें टेलीफोन लाइनों के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट भेजे जाते हैं। व्यावसायिक रूप में 1865 में शुरू हुआ था। ALU क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। डैश केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में काम करता है। तो कैश स्मृति काम करती है। कैश मेमोरी के एक विशेष प्रकार के तीव्र गति के मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने का देती है। यह मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी के रूप में होता है? कौन अस्थायी मेमोरी और अस्थिर मेमोरी होता है? तो वो रैम है। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी या एक अस्थिर और एक्सेस मेमोरी है। अस्थायी रूप में डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो कैश मेमोरी है। अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित किया जाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो कैश मेमोरी है। ठीक है। फिर आता है कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसे कहते हैं। एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में भी 3 तरह का होता है। एक होता है स्थायी, एक होता है कैश, एक होता है अस्थायी। स्थायी मतलब कि नॉन वोलाटाइल। इसमें आपको पी रोम, ROM, EEPROM मिलेगा। एक होता है कैश, एक होता है अस्थायी। अस्थायी में रैंडम एक्सेस मेमोरी मिलेगा। एक होता है द्वितीय स्टैंडर्ड या सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM, रीड राइट, फ्लॉपी डिस्क, DVD और पेन ड्राइव आते हैं। कंप्यूटर के संधारक के संदर्भ में ALU का पूर्ण प्रारूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU अंकगणित लॉजिक यूनिट के संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग अंकगणित और लॉजिक तरीकों के लिए करते किसी संधारक द्वारा
प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो मेगाहर्ज और गीगाहर्ज में व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है क्लॉक स्पीड में। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेस द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगाहर्ज या गीगाहर्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। डैश कम करने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के लिए इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उसे भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाएगा। उसे SRAM कहते हैं। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या संक्षिप्त रूप से DRAM की तुलना में तेज, अधिक विश्वसनीय और इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक कि मेमोरी चिप बहुत विद्युत आपूर्ति होती रहती है। ऑफिस के कामों को प्रयोग किया जाने वाला स्टैंडर्ड लैपटॉप रैम का आमतौर पर आसपास क्या होता है, तो 4 GB से 16 GB तक। ऑफिस में काम करने वाले प्रयोग किया जाने वाला लैपटॉप में रैम का रेंज 4 GB से 16 GB तक उपयोग होता है। आलिया के पास 2600 MB डेटा है। दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। दोनों को डेटा संयुक्त रूप से कितना भंडार क्षमता USB फ्लैश ड्राइव की आवश्यकता होगी, तो ये कितना हो गया 6600 MB। 6600 MB हो गया तो उन्हें लगभग में 10 GB डेटा की जरूरत पड़ेगी। आलिया और दिनेश के पास संयुक्त रूप से 10 GB, क्योंकि 6600 तो 6 GB से भी ज़्यादा चाहिए, तो 10 GB डेटा का फ्लैश ड्राइव की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेन मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों को आधारित नहीं होती है, तो द्वितीयक संग्रहित मेमोरी के रूप में। द्वितीय मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी पर आधारित नहीं होती और अन्य सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। CPU का वह भाग जिसमें सर्किट लगा होता है और संग्रहित मेमोरी के रूप पूरा करने या निष्पादित करने के लिए उसे पूरे कंप्यूटर सिस्टम के निर्देशों करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उससे हम लोग जानते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, उससे हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और उसे संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए जो उसे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। CPU में कंट्रोल यूनिट CU सर्किट होती है जो संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए या पूरे कंप्यूटर में सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती है। CPU प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं करती बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देती है। एक संधारक के अतिरिक्त डाटा बेस में बीट्स की संख्या होती है जिसे संधारक के एक बारे में संसाधित कर सकता है, तो वो वर्ड लेंथ है। वर्ड लेंथ बीट्स की एक बार संख्या जो कंप्यूटर CPU के बारे एक बार में संसाधित करता है और वह वर्ड विड्थ भी कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या रैम की विशेषता नहीं है? रैम की विशेषता क्या नहीं है, तो रैम एक प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बीट स्टोर करता है। डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है या एम रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में होता है। एसरैम को एक सेकंड में कई रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। एसरैम को एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को डेटा को बनाए रखने के लिए अलग अलग मेमोरी एक्सेस के चार्ज को समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है, तो टेप डिवाइस। टेप डिवाइस एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप के डेटा को पढ़ता और लिखता है और चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण के आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखन आर्काइव डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। यह टेप डिवाइस हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमित इंक्रीमेंटल एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक डिवाइस नहीं है, तो कौन सा ब्लॉक डिवाइस है? CD रोम एक ब्लॉक डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, पर रैम कोई ब्लॉक डिवाइस नहीं है। CD रोम, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस है जिसमें डेटा को किसी भी ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है। बाइट डिवाइस, सीक्वेंट एक्सेस मास स्टोरेज डिवाइस, उदाहरण टेप डिवाइस रैम के वोलाटाइल मेमोरी है, इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मेमोरी की विशेषता है? मुख्य मेमोरी की विशेषता क्या होती है? यह कंप्यूटर में कार्यशील मेमोरी है नहीं, यह सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा तेज बिना प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो क्या होगा इसका? ABC तीनों। निम्नलिखित में से मुख्य मेन मेमोरी की विशेषता क्या है? कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, ये भी बात सही है, और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर को नहीं चल सकता, ये भी बात सही है।
फिर आता है आपका मुख्य मेमोरी। केवल वही डेटा या निर्देश देता है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है। यह इसकी एक सीमित क्षमता होती है। बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही से डिलीट हो जाता है। आमतौर पर सेमीकंडक्टर की बनी होती है, जहाँ मेमोरी मुख्य मेमोरी में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। आमतौर पर वोलाटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है। यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज कार्य करती है। इसमें बिना कंप्यूटर के नहीं चल सकता है। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी की लगातार रिफ्रेश किया जाता है? तो डी रैम को किया जाता है। एस रैम और डी रैम दोनों रैम के प्रकार है। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश किए जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि डी रैम से तेज मेमोरी होती है। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहने की आवश्यकता है। डी रैम एस रैम से धीमी होती है लेकिन ज़्यादा डेटा होल्ड करती है। आपको कोई भी ड्राइव प्लेटर नामक वितराकार डिस्क श्रृंखला से बनी होती है, उसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव स्कूलर वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बना होता है जिसे प्लेटस कहा जाता है, जो एक स्लिपडल के चारों ओर लगभग आधे इंच की दूरी पर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। यह डिस्क एल्यूमिनियम मिश्र धातु गैर चुंबकीय का बना होता है और चुंबकीय मटेरियल से लेपित होता है। निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही है या नहीं? रैम के बारे में कौन सा सही है कि नहीं, कौन कौन सही नहीं है? तो सही कौन कौन है? रैम देखो क्या बोला, रैम कंप्यूटर में बंद होने पे डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं, तो रैम द रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा बंद करें खत्म हो जाएगा। ये गलत है। ये ला रैम मुख्यतः एस रैम और डी रैम दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। रैम एक रीड राइट मेमोरी है। रैम में डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी होती है। रैम एक अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब है कि कुछ समय के लिए डेटा को रखती है और अचानक से कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खत्म हो जाती है। या लंबे समय के लिए डेटा स्टोर करके नहीं रखती, जिसके लिए कंप्यूटर बंद होने से पहले उसमें डेटा द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करता है या सिर्फ वर्तमान में चल रहे कार्यों के डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड करती है। कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है, ये कहा है कैश मेमोरी। कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो वो कैश मेमोरी है। हार्ड डिस्क, रैम और रोम रैम कैश मेमोरी सबसे तेज और महंगी मेमोरी है। CRT का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। CRT का मतलब क्या होता है? तो कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब होता है। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मुख्य रूप से पारंपरिक टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर का उपयोग करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन के विकास में अहम भूमिका निभाता है। एक कंप्यूटर में के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर कहते हैं। कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विद्युत चालकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कैनर प्रकाश विद्युत स्रोतों की सहायता से वर्ण, अंक, कोड को पढ़ता है और उपयोगित परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पंक्तियों को उपयोग करता है? तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन एक प्रकार का स्कैनर होता है जो प्रकाश स्रोतों की सहायता से वर्ण, कैरेक्टर, अंक, डिजिटल कोड को पढ़ता है। इसका उपयोग उपयोगकर्ताओं के वर्षन की जांच के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी पेन या अन्य उपकरणों के कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आलेखों को, जटिल लाइनों को आर्ट प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो उसे प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लांट, ऑटोकैड आदि किया जाता है, जिसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का उपयोग करते हैं। वह बड़ी और जटिल ग्राफ और रेखा चित्र प्रिंट करने के लिए यांत्रिक गति का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरप्रेक्ट प्रिंटर नहीं है? तो कौन है? तो ड्रम प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेलीविल प्रिंटर पर इंकजेट प्रिंटर नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इंकजेट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर वह एक प्रकार का प्रिंटर है जो कागज के साथ इंक रिबन के सीधे संपर्क में काम करता है। इंकजेट रिबन क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रिंटर है जो कागज के साथ इंक के रिबन में सीधे संपर्क में काम करता है। उदाहरण के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेलीविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक इंक रिबन या पेपर से सीधे संपर्क नहीं होता। उदाहरण के लिए इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। SSD एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज को सॉलिड स्टेट ड्राइव या एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। SSD हार्ड डिस्क ड्राइव HDD की तुलना में अधिक तेज
टिकाऊ और ऊर्जा कुशल है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। निम्नलिखित प्रोसेसर के निम्नलिखित के किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होते हैं? तो वो होता है डेटा पाथ में। डेटा पाथ प्रोसेसर का वह हिस्सा है जिससे कि वे सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिक ऑपरेशन, डेटा ट्रांसफर कार्य जैसे कार्यों को करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें एएलयू, ट्रांजिस्टर, मल्टीप्लेक्स और बस जैसे घटक शामिल होते हैं। एसएसडी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एसएसडी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एसएसडी नेट आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। एसएसडी नेट आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। एसएसडी में कोई मूविंग भाग नहीं होता जिससे एचडीडी की तुलना अधिक टिकाऊ बनाता है। एसएसडी एचडीडी की तुलना में कम बिजली का खपत करता है। एसएसडी सीक्वेंस और रैंडम डेटा दोनों के लिए एचडीडी तेज होती है क्योंकि एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। एसएसडी में डेटा स्टोर करने के लिए नॉन वोलाटाइल नेट फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। एसएसडी के मूविंग पार्ट्स नहीं होते लेकिन जबकि एचडीडी में मैकेनिकल पार्ट होते हैं। इसी वजह से एसएसडी अधिक टिकाऊ होता है। एसएसडी कम बिजली की खपत करता है क्योंकि इसमें घूमने वाले डिस्क और मैकेनिकल आर्म नहीं होता जिसमें ऊर्जा बचाती है। फिर अब बताना है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? एएलयू का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एएलयू का गणना करना और परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करना है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण घटक है जो अंकगणित गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और एंड और नॉट करना है। सीपीयू के भीतर का वह भाग जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार होता है। कैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कैश मेमोरी में रैम से तेज होता है और कैश मेमोरी क्विक एक्सेस तेज पहुंच के लिए अक्सर लोगों के उपयोग के डाटा को संग्रहित करता है। कैश मेमोरी स्टैटिक मेमोरी एसरैम पर आधारित होती है और डायनेमिक रैम डीरैम से तेज होती है। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य अक्सर एक्सेस देने बजाने वाले डेटा को निर्देशों को स्थायी रूप से स्टोर करना है। सीपीयू में तेजी से डाटा प्राप्त करते हैं। सीपीयू के अंदर L1 L2 कैश है। कभी कभी सीपीयू के बाहर L3 कैश भी होता है। कैश मेमोरी वोलाटाइल होती है। अंकगणित संचालन और तार्किक संरचना किसके द्वारा की जाती है? तो अर्थमेटिक और तार्किक गणनाओं की तरह अंकगणित संरचनाओं में तार्किक संचालन प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर स्थित होता है। अंकगणित तार्किक एएलयू द्वारा किया जाता है। पीसीआई स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? पीसीआई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टर। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टर होता है। पीएलआई का मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टर है। जबकि एक कंप्यूटर बस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों को जोड़ने के लिए किया जाता है जैसे कि साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड और नेटवर्क कार्ड होता है। एसएसडी एचडीडीएस तुलना में तेज डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करता है। एसएसडी फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और जबकि एचडीडीएस यांत्रिक भागों में मैकेनिकल पार्ट पर निर्भर करता है। एसएसडी एचडीडी की तुलना में तेज डाटा एक्सेस प्रदान करता है क्योंकि एसएसडी कई मैकेनिकल भाग नहीं होता है। वे फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं जबकि एचडीडी घूमने वाले मैकेनिकल प्लेट के मूविंग रीडिंग राइट पर निर्भर होता है जो धीरे करता है। चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क का भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है? मैग्नेटिक टेप स्टोरेज क्षमता डिस्क की गति निर्भर नहीं करती लेकिन इसके एक सही उत्तर है चुंबकीय डिस्क में स्टोरेज क्षमता सामान्यतः डिस्क के डिस्क पैक पर प्रति इंच ट्रैक पर प्रति इंच बीट पर निर्भर करती है लेकिन डिस्क की कोई संबंध नहीं है। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव में फ्लैप फाइल के डेटा संग्रहित करता है? तो वर्चुअल मेमोरी के द्वारा। फ्लैप फाइल में का उपयोग तब किया जाता है जब सिस्टम रैम पूरी तरह से उपयोग में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप फाइल में हार्ड ड्राइव का बनता है और इसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में प्रयोग करता है। यह एक अस्थायी समाधान है जो इस सिस्टम में अधिक स्मूथ तरीके से चलाने में मदद करता है लेकिन रैम जितनी तेज नहीं है। बीट क्या होता है? सूचनाओं का सबसे छोटा इकाई जो बाइनरी 0 और 1 को दर्शाता है। बाइट क्या है? 8 बीट का बना एक छोटा एक अक्षर जो डेटा को एक टुकड़े से दूसरे प्रतिनिधि के लिए उपयोग करता है। किलोबाइट क्या है? 1024 बाइट आमतौर पर टेक्स्ट या इमेज की जैसे छोटी फाइलों को लिए उपयोग करता है। मेगाबाइट क्या है? 1024 मेगा किलोबाइट आमतौर पर दस्तावेज, छोटे वीडियो या सॉफ्टवेयर जैसे डेटा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो या बड़े प्रोग्राम जैसे फाइलों के लिए उपयोग करता है।
आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर के प्राथमिक भंडारण माध्यम में किस प्रकार के मेमोरी सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो किस प्रकार की की जाती है? फ्लैश मेमोरी का करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर जैसे बायोस और यूईएफआई संग्रहित करने के लिए फ्लैश मेमोरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर डेटा को सुरक्षित रखती है या मेमोरी पढ़ने और दोबारा लिखने के योग्य बना, जिसमें फर्मवेयर को अपडेट करना संभव होता है। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? तो तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल को और पावर को ले जाता है। कंप्यूटर बस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के विभिन्न घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट डिवाइस में डेटा, एड्रेस, नियंत्रण, सिग्नल और पावर को ट्रांसफर करती है। यह तारों का एक समूह होता है जो इन घटकों के आपस में जोड़ता है। बस 3 प्रकार के होते हैं: डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया जाता है जो अनुक्रमिक पहुंच को अनुमति देता है? तो वो है आपका चुंबकीय टेप का है। चुंबकीय टेप एक स्टोरेज डिवाइस है जो अनुक्रमिक पहुंच को अनुमति देता है। इसका मतलब है कि डेटा को क्रम को पढ़ा और लिखा जा सकता है, जिससे कैसेट टेप में होता है। अब अगला चैप्टर है सॉफ्टवेयर। पहला क्वेश्चन, इनमें से क्या बायोस की मुख्य भूमिका का वर्णन करता है? बायोस की मुख्य भूमिका का वर्णन कौन करता है? यह एक प्रोग्राम है जो रोम को संपादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह प्रोग्राम है जो रोम में तब निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है। फिर आता है डैश, उस प्रकार का प्रोग्राम निर्देश है जो कंप्यूटर को उस समय नियंत्रित करता जब आप उसे ऑन करते हैं, जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नियंत्रित करना ले। उसे बायोस कहते हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग बूट प्रक्रिया के समय हार्डवेयर प्रारंभ करने के लिए। बायोस को एक विलघु प्रोग्राम जो कंप्यूटर को उस समय नियंत्रित करता है जब उसे ऑन करते हैं, तब तक के ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने नियंत्रण में ना ले। आपका कौन सा लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और उसी लाइसेंस के तहत संशोधन की साझा करने की आवश्यकता होती है? तो स्वामित्व लाइसेंस के तहत कॉपीराइट लाइसेंस उपयोगकर्ता को किसी भी कार्य के मुफ्त वितरण और संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है और उस लाइसेंस के तहत संशोधन को साझा करने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सॉफ्टवेयर उपयोग संसाधनों के वितरण को खुला और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो। सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही क्या है सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के बारे में? तो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के बारे में सही क्या है? तो जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से संशोधित करने और पुनः वितरित करने की अनुमति देता है। अपाचे लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को संशोधित सोर्स कोड साझा करने के लिए बाध्य किए बिना वाणिज्यिक उपयोग और संशोधन की अनुमति देता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर व लाइसेंस सॉफ्टवेयर के पुनः वितरण को संशोधित और प्रतिबंधित करता है। MIT लाइसेंस के तहत संशोधन को सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस को एक कानूनी समझौता है जो उपयोगकर्ता और सॉफ्टवेयर निर्माताओं के बीच होती है। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर के व्यावसायिक उपयोग, प्रतिलिपि और वितरण संभव है। यह तय नहीं होता कि सॉफ्टवेयर के दूसरे के साथ साझा की अनुमति है या नहीं। फिर बताना है विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। क्या चीज का अनुमति देता है? टास्क बार के प्रत्येक आइकन केवल एक न्यूनतम मिनिमाइज्ड उपयोग का अनुकरण करते हैं। रहने देते इसको, सेकंड वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर से हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।